हेलो स्टूडेंट्स। अगला टॉपिक है हमारा शॉर्ट नोट्स के सीक्वेंस में लाइन इंटीग्रल। देखिए, लाइन इंटीग्रल सबसे पहले तो ये सिंबल है ए डॉट डी एल। किसी भी आप वेक्टर क्वांटिटी का इंटीग्रल कर रहे हैं, लाइन इंटीग्रल। लिमिट है पी टू क्यू, और चूंकि डॉट प्रोडक्ट है तो ए डॉट डी एल इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ये ए डॉट डी एल आ जाएगा ए डी एल कॉस थीटा। लेकिन अभी हमको इस फॉर्मूले को समझना है कि ये लाइन इंटीग्रल कब परफॉर्म किया जाता है। आपको याद होगा 11th में आप कहते हैं वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और कहीं कहीं न्यूमेरिकल में फोर्स डिस्प्लेसमेंट का ये इंटीग्रल फॉर्म आता है। तो उस समय आपको कन्फ्यूजन होता है कि ये वर्क के लिए दो फॉर्मूले क्यों हैं, एक जगह फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और एक जगह ये इंटीग्रल एफ डॉट डी एल। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये वाला फॉर्मूला ये केवल तब यूज़ होता है जबकि फोर्स जो है वो वेरी कर रहा है। अगर फोर्स कांस्टेंट है, किसी एक बॉक्स को आपने एक फोर्स फिक्स लगा दिया, वो खिसक गया, तो आपने वर्क निकाला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर मान लीजिए फोर्स जो है वो वेरी कर रहा है, आप फोर्स लगा रहे हैं वो चेंज होता जा रहा है, उस समय अगर आपको वर्क निकालना है तो फिर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से नहीं मिलेगा, बल्कि आपको ये इंटीग्रल करना पड़ेगा। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स लगभग एक ही चीज़ है। चार्ज के केस में आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू जीरो। तो इसी तरीके से अगर चार्ज के केस में अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, वो वेरी कर रही है, तो फिर आप ये इंटीग्रेशन लेंगे E डॉट डी एल। जैसे यहाँ पे F डॉट डी एल आपको वर्क के बारे में बताता है, वैसे ही यहाँ पे E डॉट डी एल, यहाँ पे वो चार्ज के लिए आप वर्क कर रहे हैं और उसी को आप कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस तरीके से लाइन इंटीग्रल का फॉर्मूला हमको याद नहीं करना है, बल्कि हमको ये उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझना है कि ये कब यूज़ होता है। जब कोई वेक्टर क्वांटिटी किसी रीजन में वेरी कर रही है और आप कुछ कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो फिर आपको ये लाइन इंटीग्रल का यूज़ करना पड़ेगा। और लाइन इंटीग्रल आपको एक एकदम नई चीज़ बताता है कि आपको दिख तो रहा है एफ डॉट डी एल, लेकिन ये आपको वर्क बता रहा है। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल, अब दिख तो रहा है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन, लेकिन जब आपको पता चल रहा है कि भाई ये चीज़ जो पूरी है ये एक्चुअल में बता रही है पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, तो इसको आप थोड़ा सा ऐसा भी समझ सकते हैं कि अब भी आपने अभी थोड़ी देर पहले पिछले वीडियो में आपने देखा कि भाई E इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर। तो थोड़ा सा आप यहाँ से भी इस चीज़ को निकाल सकते हैं कि जब पोटेंशियल का डिफरेंशियल हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है, तो डिफरेंशियल और इंटीग्रल बिल्कुल अपोजिट ऑपरेशन है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन कर देंगे तो फिर वो हमको क्या देगा, पोटेंशियल देगा। तो यहाँ से भी आप ये चीज़ वेरीफाई कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो वो हमको पोटेंशियल डिफरेंस देगा। तो ये तो हो गया लाइन इंटीग्रल। हाँ, महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप किसी वेक्टर क्वांटिटी का लाइन इंटीग्रल स्टडी कर रहे हैं और वो जीरो आ जाए, तो ये बहुत बड़ी चीज़ पता चलती है। इसको अपन कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड मतलब कि वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही है, केवल इनिशियल और पे जो है वो डिपेंड करती है। तो इस चीज़ को आपको जो है न्यूमेरिकल के लिए याद रखना है कि किसी न्यूमेरिकल में अगर आपसे बोला कि प्रूव दैट इट इज़ कंजर्वेटिव फील्ड, तो जैसे ही उसने बोला कंजर्वेटिव फील्ड, आप तुरंत समझ जाना कि इसका हम लाइन इंटीग्रल करेंगे जीरो आ जाएगा। तो हम उसका लाइन इंटीग्रल करके जीरो ला दें तो हम प्रूफ कर देंगे कि वो कंजर्वेटिव फील्ड है। तो ये हो गया पहला टॉपिक हमारा, लाइन इंटीग्रल। अब हम आगे बढ़ते हैं। किसी सरफेस की हम स्टडी कर रहे हैं, कोई क्वांटिटी वेरी हो रही है, हमको कैलकुलेशंस करने हैं, तो फिर हम यूज़ करेंगे सरफेस इंटीग्रल। तो यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन हो जाता है ए डॉट डी ए, और ये एस सिंबल है कि सरफेस इंटीग्रल है ये। तो जैसे आपने देखा कि लाइन इंटीग्रल जब हमने किया तो ये दिख तो कुछ और रहा है, पर ये बता रहा था पोटेंशियल डिफरेंस। वैसे ही सरफेस इंटीग्रल के बारे में आपको बड़े अच्छे से याद कर लेना है कि ये सरफेस इंटीग्रल जब भी आता है, ये हमको बताता है कि ये जो सरफेस है उससे कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है। तो सरफेस इंटीग्रल गिव्स द वैल्यू ऑफ फ्लक्स इमर्जिंग आउट फ्रॉम दैट सरफेस। ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये सरफेस इंटीग्रल जो है ये हमको वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताता है। तो कहीं पे भी अगर सरफेस इंटीग्रल आपको दिख जाए तो आप सरफेस इंटीग्रल नहीं देखेंगे, बल्कि आप उसमें छुपा हुआ मीनिंग देखेंगे कि ये तो फ्लक्स है जो बाहर निकल रहा है इस सरफेस से, इस एरिया से जो सरफेस बाहर फ्लक्स बाहर निकल रहा है वो ये बता रहा है।
और इसी तरीके से अगर आप वॉल्यूम की उस वेक्टर क्वांटिटी में वॉल्यूम की स्टडी कर रहे हैं तो आपको ये ट्रिपल इंटीग्रेशन वॉल्यूम इंटीग्रल लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से तीन आपने देखे, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल। और यहाँ पे ये दो चीज़ें मैं फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ कि लाइन इंटीग्रल तभी होता है जब वो वेक्टर क्वांटिटी वेरी करती है, तो हम लाइन इंटीग्रल लेते हैं। लाइन इंटीग्रल जो शो करता है वो, अगर फोर्स का लाइन इंटीग्रल आपने लिया तो वर्क बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आपने लाइन इंटीग्रल लिया तो वो पोटेंशियल के बारे में जानकारी देगा। और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि लाइन इंटीग्रल अगर जीरो हुआ, ये न्यूमेरिकल के लिए लाइन इंटीग्रल का जीरो होना मतलब वो कंजर्वेटिव फील्ड है। कंजर्वेटिव फील्ड मतलब वो चीज़ पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही है, वो चीज़ डिपेंड कर रही है केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल भी बता देता हूँ कि आप ये बोलेंगे कि सर ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इसका क्या मतलब है। तो जैसे एक बॉक्स को आप उठा के यहाँ पे ले गए, मैंने आपसे पूछा कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, आपने बोला mgh। अब मैंने बोला मैं बॉक्स को इस रास्ते से ले गया, यहाँ से इस रास्ते से लेके गया, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, आप बोलेंगे mgh। अगर मैं यहाँ से ले गया ऐसे, तो भी आप पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे mgh, क्योंकि भाई ये हाइट तो h है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो मैं देख रहा हूँ ये तो पाथ पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, केवल इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड कर रही है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कंजर्वेटिव फील्ड हो गई, ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड हो गई। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है। दूसरी चीज़ हमको याद रखना है, सरफेस इंटीग्रल कहीं भी दिखे मतलब आप समझ जाना ये फ्लक्स निकल रहा है, उसको बता रहा है, फ्लक्स इमर्जिंग आउट फ्रॉम दैट एरिया। अब हम दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक पे आते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड। तो ग्रेडियंट हम पढ़ चुके, दूसरा टर्म है डाइवर्जेंस। और ये जो ऊपर आपने छोटी छोटी चीज़ें पढ़ी ये सब इनमें यूज़ होंगी, इसलिए आपको ये पढ़ाई जा रही हैं। पर मेन टॉपिक आपको ध्यान रखना, पहला मेन टॉपिक आपका था ग्रेडियंट और दूसरा मेन टॉपिक है आपका डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना है कि अभी आपने इसके पहले ग्रेडियंट पढ़ा और ग्रेडियंट में आपने बोला कि किसी स्केलर का ग्रेडियंट वेक्टर आता है। और यहाँ पे आप देखिए ये क्या हो रहा है कि अगर आप किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस लेंगे तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी। तो अब ये एक स्केलर क्वांटिटी आ गई, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या बताएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड हमको बताता है मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू फ्लक्स डाइवर्जिंग आउट पर यूनिट वॉल्यूम, फ्लक्स डाइवर्जिंग आउट पर यूनिट वॉल्यूम। तो डाइवर्जेंस जैसे ही हमको आता है तो हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई यूनिट वॉल्यूम से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, वो हमको ये बता देता है डाइवर्जेंस। और अब आप देखिए फॉर्मूला ऐसे अगर आप समझ में पहले नहीं समझे होते तो ये बड़ा कठिन लगता, लेकिन अब कितना आसान हो गया है ये कि ये लिखा हुआ है सरफेस इंटीग्रल। और अभी मैंने आपको बताया कि सरफेस इंटीग्रल मतलब होता है फ्लक्स जो बाहर निकल रहा है। तो फ्लक्स बाहर निकल रहा हो, मैं अगर वॉल्यूम का डिवाइड कर दूंगा, ये मैंने डीवी डिवाइड कर दिया, तो मतलब हो गया फ्लक्स डाइवर्जिंग आउट पर यूनिट वॉल्यूम। और ये सारी डेफिनेशन आपने देखी होंगी कि तभी लगती है जब वो वॉल्यूम बहुत स्मॉल होता, बहुत बड़े वॉल्यूम के लिए नहीं लगेगा। तो फिर ये एक सिंबल हमने बोल दिया dv टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे ऐसा लिखा रहेगा लिमिट dv टेंड्स टू जीरो, सॉरी लिमिट अपन यहाँ पे लिख देंगे, ये आ गया लिमिट dv टेंड्स टू जीरो। मतलब इसका मतलब है कि ये वॉल्यूम जो है ये बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम है, उसके लिए ये डेफिनेशन है। तो आप देखिए इस फॉर्मूले से डेफिनेशन कितनी क्लियर हो गई कि ये जो ऊपर सरफेस इंटीग्रल है ये हमको मालूम है कि ये तो फ्लक्स के बारे में बताता है, जो फ्लक्स बाहर निकल रहा है, इमर्ज आउट हो रहा है। और वो फ्लक्स यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम डिवाइड कर दिया मतलब ये पूरा टर्म बता रहा है कि फ्लक्स डाइवर्जिंग आउट पर यूनिट वॉल्यूम, वो डाइवर्जेंस बताता है। साथ ही साथ यहाँ पे आप तीन चीज़ें पढ़ेंगे, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और आगे आएगा कर्ल। आपको इन तीनों चीज़ों में याद रखना है कि सबके दो दो फॉर्मूले होंगे। और दो फॉर्मूले मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूँ ग्रेडियंट के केस में कि एक फॉर्मूला जो है वो मुझे कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है कि भाई ये डाइवर्जेंस का मतलब क्या है, वो मुझे बिल्कुल क्लियर हो गया इस फॉर्मूले से, फ्लक्स डाइवर्जिंग आउट पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन अगर मुझे प्रैक्टिकली कैलकुलेट करना है तो फिर इस फॉर्मूले से कैलकुलेट नहीं कर सकता हूँ मैं। उसके लिए दूसरा फॉर्मूला बनाया गया प्रैक्टिकल पर्पस के लिए, डाइवर्जेंस ए इक्वल्स टू डेल्टा ऑपरेटर डॉट ए, डेल्टा ऑपरेटर डॉट ए। अब थोड़ा सा मैं आपको याद करने में आसानी कर देता हूँ कि पिछले ग्रेडियंट पे आपने देखा डेल्टा ऑपरेटर फाई, मतलब उसके बीच में कोई साइन नहीं था, और यहाँ पे आप देख रहे हैं डेल्टा ऑपरेटर के बाद लगा हुआ है डॉट। तो डॉट
का डी लीजिए, डॉट का डी, और यहाँ पे आप देखिए डाइवर्जेंस का भी डी, तो हमको हमेशा याद रहेगा कि डाइवर्जेंस में डॉट लगाना, डेल्टा ऑपरेटर डॉट ए। और डेल्टा ऑपरेटर आपको मालूम है आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड। और वेक्टर ए को हम कंपोनेंट में ब्रेक करके कैसे लिखते हैं?